हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलहाटी की लिखी एक संबोधन कला, जिसका नाम है जोश बरकरार रखें। जब हम स्टेज पे बोल रहे होते हैं तो मेरे अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जोश बरकरार रखना। अपने चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए, एक चमक होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अपने शिक्षकी जीवन में बहुत से ऐसे वाक़ाए देखे हैं जब कोई बच्चा या शिक्षक मुरझाए चेहरे, झुके कंधे के साथ अपने काम को एक कोरम पूरा करने के लिए मंच पर गए, तो श्रोताओं ने भी उन्हें उसी तरह से लिया। लगता जैसे सभा स्थल पर सारे के सारे उपस्थित लोग सो गए हैं। सुबह सुबह ऐसा माहौल देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते कि कौन सी चीज़ है जो श्रोताओं को ताजगी से भर देती है या उन्हें सोने को बाध्य कर देती है। वो चीज़ है वक्ता का बोलते वक्त अपना जोश। जब हम पूरी तरह तैयारी के साथ जाते हैं तो सामने वाले भी हमें सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। एक वक्ता को कभी भी बिना तैयारी के मंच पर नहीं जाना चाहिए। यह एक ऐसा अपराध होता है जो अक्षम्य है। हम मंच पर जब भी जाएं, अपनी अंतर्निहित ऊर्जा को एकत्रित करके जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार व्यक्त करने की कोशिश करें। हम जरूर लोगों में जोश भरने में सफल होंगे। शर्त यह है कि मेरे अंदर भी जोश होना चाहिए। हमारे विद्यालय का एक छात्र अशोक कुमार, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे विद्यालय का एक छात्र अशोक कुमार जब भी सुबह की सभा में कुछ बोलने आता, वो ऐसा बोलता कि माइक होते हुए भी किसी को सुनाई ना दे। वो अंदर से खुश इतना डरा हुआ होता कि खुद ब खुद उसको देखकर पता चल जाता था कि उसको बच्चों ने बलपूर्वक सभा में भाग लेने के लिए भेज दिया है। दूसरे को हकलाता भी था। कई बार हमने कोशिश की कि मंच पर वो तन कर जाए, जोश के साथ जाए, पर उससे बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन की बात है, शाम की सभा के समय मुझे मिल गया। अशोक, शाम की सभा के समय मुझे मिल गया। मैंने पूछा, क्या दिक्कत है? आवाज़ फंसती है या जो याद करके जाते हो वो भूल जाते हो? सांसें बढ़ जाती हैं, पैर हिलाने लगते हैं। आखिर समस्या क्या है आपके साथ? अशोक ने कहा, सर ये सब होता है। सदन के अंदर पूरे जोश व आत्मविश्वास के साथ बोल लेता हूँ, पर मंच पर जाते ही सब उल्टा हो जाता है। हमने उससे बोला, ये सब मेरे साथ भी होता था, पर मेरी आवाज़ भी फंसती थी। इसका एक ही उपाय है, धीरे धीरे इत्मीनान से बोलने की कला। धीरे धीरे इत्मीनान से बोलें, साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो लंबा व कठिन हो। वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। भूलने से बचने के लिए उसको लिख कर लाएं। थोड़ा शीशे के सामने अपनी आंखों में झांक कर बोलो। फिर भी फायदा ना हो तो फिर हमसे मिलना। अगली बार अशोक मंच पर अपनी बात रखने गया। वो अपने विचारों को इतने अच्छे से व्यक्त किया कि उसको बोलते देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा। अगली बार अशोक मंच पर अपनी बात रखने गया। वो अपने विचारों को इतने अच्छे से व्यक्त किया कि उसको बोलते देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा। एक हमारे शिक्षक साथी थे, आशा सिंह। जब वो अपनी कक्षा लेने जाते, उनसे पहले उनकी कक्षा के बच्चे सो जाते। एक दिन किसी व्यक्तिगत काम से उनकी कक्षा में चला गया तो देखा सारे बच्चे लगभग निद्रासन में हैं। हमने पूछा, भाई ये क्या है? सारे के सारे सोने की अवस्था में हैं। पढ़ा रहे हो कि लोरी सुना रहे हो? आशा सिंह बोलने लगे, क्या बताएं भाई, पहली घंटी हो या 8वीं घंटी, मुझे देखते ही बच्चे सोने लगते हैं। बहुत कोशिश करता हूं पर इनको इस अवस्था से निकाल नहीं पा रहा हूं। आशा सिंह बहुत ही अच्छे इंसान थे। विषय ज्ञान अच्छा था, पर पता नहीं क्यों हर समय उनका कंधा झुका रहता। कई बार उनको बोला, भाई थोड़ी आवाज़ में दम पैदा करो और जो पढ़ाने जा रहे हो उसके उदाहरण बच्चों के बीच से
देकर देखो, आपकी कक्षा जीवंत हो जाएगी। बस एक बार आप अपने को जोश से भर लो। एक आध महीने बाद आशा सिंह ने बताया, अब कक्षा में बच्चे सजग रहते हैं। क्लास के बाद एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे हमने अपनी दी गई भूमिका के साथ न्याय कर दिया हो। मंच पर सबको सजग रखने के लिए सबसे जरूरी यह है कि वक्ता खुद सजग रहे, वक्ता खुद तैयार रहे, खुद जोश में रहे और पूरी तैयारी से जाए। मंच पर लापरवाही से जाने का तात्पर्य है कि आप अपनी भदत पिटवा रहे हैं और यह अन्याय है। ओजहीन, तेजहीन, मुरझाया चेहरा लेकर मंच की तरफ न बढ़ें। हो सकता है कि आपके ऊपर सही में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, पर उसकी झलक श्रोताओं पर न पड़ने दें। आप जो भी बात रखने जाएं, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें। साथ ही जोश आपके चेहरे पर, आपकी आवाज में झलकना चाहिए। याद रखें, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यहाँ लागू होता है। जब मंच पर सुस्त, ढीली व मरी हुई आवाज में बोलेंगे तो श्रोता आपसे ज्यादा सुस्त हो जाएंगे। जैसे ही आप जोश से भरी आवाज में संबोधन करना शुरू करेंगे, श्रोता ऊर्जा से भर जाएंगे और पूरा माहौल ताजगी भरा हो जाएगा। आप ऊर्जा जोश से भरा तभी महसूस करेंगे जब आप अपने मिले मौके को पूरी संजीदगी से लेंगे, साथ ही पूरी तैयारी के साथ श्रोताओं का सामना करने जाएं। जब आप मंच पर जाएं, तन कर चलें, धीरे धीरे खुद पर सामान्य हो जाएं। जो भी आपके अंदर झिझक होगी, आपके तन के चलने के कारण सामान्य हो जाएगी। आवाज की तीव्रता शुरू में थोड़ा तीव्र रखें, धीरे धीरे वो भी सामान्य हो जाएगी। शुरू में ही आप अपनी आवाज को धीमा रखेंगे तो इसका असर विपरीत होगा। हमने मुनि तरुण सागर जी को पढ़ा था। उन्होंने उनमें लिखा था कि शुरुआती दिनों में मैं बहुत धीमे बोलता था, जिसके कारण लोग सोने लगते थे। जब उनसे पूछता, क्यों सेठ जी सो रहे हो? सेठ जी जवाब देता, नहीं महाराज, मैं तो जग रहा हूं। मैं झूठ बन जाता। इसके बाद हमने अपने प्रवचन तीव्र आवाज में देना शुरू किया। इसके बाद जब पूछता, क्यों सेठ जी जग रहे हो, वो शर्मा जाते। तात्पर्य यह है कि हमारी आवाज इतनी बुलंद हो कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सुनने के लिए मजबूर कर दे, अन्यथा पीछे बैठा व्यक्ति सोएगा या आपस में बात करेगा। मंच के सामने एक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। अपने विषय वस्तु को पूरी तरह से मत कर मंच पर जाएं। इतना ही नहीं, हमारे उदाहरण श्रोताओं से जुड़े हुए हो ताकि वो खुद को हमसे जोड़ सकें और पूरे माहौल में ताजगी बनी रहे। हमारी भाव भंगिमाएं अगर ज़रूरत हो तो बनावटी ही सही उसको पैदा करने की कोशिश करें ताकि लोग सजग रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण को बोझिल नहीं होने देना चाहिए। जैसे आपको महसूस हो सामने वाले का धैर्य जवाब दे रहा है, आपको चाहिए कि या तो आप अपना वक्तव्य बंद कर दें या फिर रोचक उदाहरण या कहानी चुटकुले के कारण माहौल को हल्का करने की कोशिश करें ताकि श्रोताओं में फिर से ताजगी का संचार हो सके। उनके साथ संबोधन का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले संबोधन में। धन्यवाद।